everyone. Good afternoon. Please confirm once whether the screen is visible to you guys and I'm audible to you. If things are fine, we can go ahead for the lecture. Lecture will be on gravitational potential and potential energy. Screen is not visible. Okay. What about now? Is it visible now? Good. Fine. So लास्ट क्लास को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ और उसी से कनेक्टेड आगे बढ़ जाएंगे हम लोग. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने स्टडी किया था बिकॉज ऑफ पॉइंट मास, और उससे पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस फॉर्मूले को आप याद रखते हो. किसी पॉइंट का पोटेंशियल इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से देते हैं. अगर इनफाइनाइट नहीं होगा, कोई और रेफरेंस लेना चाहोगे तो फिर इस तरह से v1 माइनस v2 यूज कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो. सो नेक्स्ट स्लाइड, इट्स v2 माइनस v1. जब कभी हम v2 माइनस v1 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 e डॉट dr लिखते हैं. और ये जो माइनस आ रहा है ये ऑलरेडी फॉर्मूले में आया हुआ है. फ्यूचर में हम इसको लेके चलेंगे और ई वेक्टर और डी आर वेक्टर को पकड़ेंगे, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज रिक्वायर्ड. तो एडवांस में इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे जिस पर आपको वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो यही स्टोरी लगानी होगी. और जो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास है उससे रिलेटेड होगा तो बहुत इजी रहेगा, फिर हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे. डेरिवेशन जो जिसका कर चुके हैं, नया सिचुएशन होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे. और ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल पता हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फिर किसी एक पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल आता है किसी भी पॉइंट पर, वो आप जानते हो, माइनस जी अपॉन आर आता है. और एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ से ड्राइव कर लिया था जो कई बार यूजफुल रहता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल को पता करने के लिए. एंड देन आपने यूनिफॉर्म रिंग की वजह से उसके सेंटर पर निकाला, नॉन यूनिफॉर्म केस को भी देखा, फिर आपने उसकी एक्सिस पर कैलकुलेट किया और आपने पता किया कि ये माइनस जी अपॉन आर रहता है. फिर आपने ये बोला कि जब इनफाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि हम रिलेटिव पोटेंशियल की बात करते हैं. दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं. और उस पर बेसिस उसके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने आंसर किया. फिर एक ये फॉर्मूला डिफाइन किया और डिराइव किया, यू कैन कॉल इट, कि जब इनफाइनाइट शीट होगी तो उसकी वजह से किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो इस फॉर्मूले से हम लोग जान सकते हैं और याद रख सकते हैं. अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था ये, इन केस ऑफ लीनियर मास, इनफाइनाइट लीनियर मास, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एज ए रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हो. यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का कैलकुलेशन किया, उसके इनसाइड एंड आउटसाइड पता किया. आउटसाइड जस्ट लाइक अ पॉइंट मास आया. आपने हो सकता है घर में इसका डेरिवेशन किया हो और आपको यही रिजल्ट मिलेगा. फिर सरफेस पर किया तो सरफेस पर माइनस जी अपॉन कैपिटल आर आया. इनसाइड कैलकुलेट किया. इनसाइड जब आपने कैलकुलेशन किया इसका, तो इनसाइड केस में आपको पता चला कि इट्स कांस्टेंट. तो फिर ये ग्राफ बन गया v वर्सेस r. इट्स अ नेगेटिव, दैट्स व्हाई डाउनसाइड कांस्टेंट इनिशियली, देन इट्स अ हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक. तो ये जो ग्राफ है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. फिर आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड इक्वेशन किया और फिर ये आपके लिए होमवर्क था. ये जो होमवर्क था दैट वाज फॉर finding gravitational potential inside, outside and on the surface of solid sphere. आपके कुछ आंसर्स आए हैं क्या? आई मीन लाइक जो आपने प्रूफ करके निकाला है वो. आउटसाइड सुमित बताते हैं v is equal to minus gm by r. Okay, that's correct for outside. On the surface minus gm by r. Okay, agreeable. Inside it's going to be this number. Okay, that seems to be correct. ये फाइनल आंसर्स आपको मॉड्यूल में भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, बट अगर आपने डिराइव करके निकाला है सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल.
और बाकी लोगों ने भी अगर सिमिलर आंसर निकाले हैं आफ्टर डेरिवेशन, दैट्स गुड जॉब। नहीं निकाला है या फिर आप स्टक कर गए तो आपको यहाँ पे वॉच करना है। सबसे पहले हम लोग आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे। आउटसाइड हम सबसे पहले क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड की फील्ड के बारे में अपने को पता रहता है और इनसाइड का भी पता रहता है। इनफाइनाइट से आएंगे तो सबसे पहले आउटसाइड मिलेगा फिर इनसाइड मिलेगा, इसलिए हम आउटसाइड को पहले पकड़ते हैं। ओके, एक और आंसर आपने शेयर किया है, मैच कर रहा है। सो आउटसाइड का मतलब होता है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। सो लेट्स से ये स्मॉल आर पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अपने को निकालना है। तो इसकी भी स्टोरी फ्रॉम इनफाइनाइट से चलेगी। तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड का रिक्वायरमेंट आएगा वो आएगा माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पे चार्ज ना बोल करके मास बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको चार्ज बोलेंगे। सो जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। सो आउटसाइड फील्ड जो होती है वो जस्ट लाइक अ पॉइंट मास होता है और इनफाइनाइट से लेके इस तक यही रहेगा, इसलिए इसका पोटेंशियल भी वही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए जो आप इंटीग्रेट करते हो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आउटसाइड पॉइंट तक करोगे। ई डॉट डी आर, सेम फील्ड सेम कैलकुलेशन, हेंस सेम आंसर। सो माइनस जी एम अपॉन आर, दैट विल बी द आंसर फॉर आउटसाइड पॉइंट। ओके, फिर ऑन द सरफेस पे आना होगा। तो ऑन द सरफेस पे आप बोलोगे कि अगर आप इनफाइनाइट से पी तक आ रहे हो और आगे चले जाओ आर तक आ जाओगे, कैपिटल आर हो जाएगा। सो ऑन सरफेस के लिए कैपिटल आर हो जाएगा, ऑन सरफेस, दैट इज आर इक्वल टू कैपिटल आर, hence answer will become v is equal to minus gm upon capital R. So these are the two important formula। आप देखोगे इनका जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही है जो स्फेरिकल शेल के लिए था। तो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो या पॉइंट मास हो, सभी के लिए आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का डेफिनेशन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि फील्ड का डेफिनेशन सेम रहता है। इनसाइड देयर विल बी अ चेंज। इनसाइड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोस्ट लाइकली वो आपसे इनसाइड पूछेगा अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहेगा और या चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनसाइड में फिर आपको सोचना पड़ेगा। सो आप इनफाइनाइट से आना चाहते हो और पी पॉइंट तक आना चाहते हो। सो अगर पी पॉइंट तक इनफाइनाइट से ट्रेवल करोगे तो आप इस स्ट्रेट लाइन पाथ को चूज कर सकते हो। पी पर आने से पहले आपको सरफेस पर आना पड़ेगा, दैट इज ए पर आना पड़ेगा। कहाँ से? इनफाइनाइट से चलते हुए। सो ये स्टोरी है। और ओ से जो पी का डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और कैपिटल एम इसका मास है, कैपिटल आर इसका रेडियाई है। आपने कुछ लिखा है, कैन वी कंक्लूड दैट वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मास? No, we can't conclude so because that will be a big conclusion and that's not suitable. इतना जरूर बोल सकते हैं कि पॉइंट मास, स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर के केस में आउटसाइड फील्ड सेम आता है, इसलिए आउटसाइड पोटेंशियल सेम आता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा। So it depends on the arrangement of mass. It does depend. So जनरलाइज नहीं कर सकते सभी केस के लिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो इसके लिए जो पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट पी ई डॉट डी आर, जिस तरह से आपने सेल के केस में किया था। इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दोगे, इनफाइनाइट से लेकर के बाउंड्री तक आएंगे, ई डॉट डी आर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उधर फील्ड अलग है और इनसाइड का फील्ड अलग होता है। सो फिर ए से पी तक चले जाएंगे, ई डॉट डी आर। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो लिमिट्स को कंटिन्यूअसली, अगर लिमिट है तो उसको पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। आउटसाइड, ये जो पहला वाला ई है वो आउटसाइड वाला ई आएगा, आउटसाइड वाला ई होगा। दूसरा जो है वो इनसाइड वाला ई होगा। और आपको पता होता है इनसाइड ई क्या होता है, आउटसाइड ई क्या होता है। इसको आप अगर फर्दर एक्सपेंड करते हो तो आपको कुछ पता चल जाएगा। जैसे इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए ई आउटसाइड डॉट डी आर। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्टली बोल लीजिए कि ये सरफेस का पोटेंशियल बताएगा। हाँ, सेकंड इंटीग्रेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो ए से है, दैट मींस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक है। और उसके लिए ई की जो डेफिनेशन है वो वही डेफिनेशन लगाना होगा जो इनसाइड होता है। इनसाइड क्या होता है वो आपको पता है, जी कैपिटल एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ऐसा हम लोगों ने निकाला था।
और ये बनेगा माइनस आर कैप की डायरेक्शन में, डॉट डी आर को हम लिखेंगे डी आर आर कैप. So second integration is non-zero in this case because की inside field non-zero होती है और field की definition solid केस में आप जानते हो, तो ये solid sphere की story है. Solid sphere. उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जो ग्रेविटेशन फील्ड हमने यहाँ पे यूज की है वो सॉलिड की है और इनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है, सो डॉट प्रोडक्ट जरूर लगाने का. आगे बढ़ते हैं. सो जो फर्स्ट है कि इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, और इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आती है आफ्टर इंटीग्रेशन, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर. सो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है अगर आप इसको डील करोगे तो ये माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? अभी जो ऑन द सरफेस आपने किया एग्जैक्टली वही है, क्योंकि आउटसाइड की फील्ड वही रहती है जो आपने पहले पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया था, तो आंसर यही आ जाएगा. सो उसको मैं डायरेक्टली बारो कर ले रहा हूँ. ये नया सिचुएशन इसलिए इसको देखते हैं. ये माइनस और माइनस इसको प्लस बना देगा, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा और ये बनेगा जी एम अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन आर टी आर, एंड लिमिट हैज टू गो फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर. यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में कुछ कंसर्न आ रहा हो तो आप जरूर बोलिए. अगर आपको समझ में आ रहा है दैट्स वेल एंड फाइन. आर कैप डॉट आर कैप इज 1 और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बाकी कॉन्स्टेंट्स को आउटसाइड निकाला गया और इंटीग्रेशन के अंदर में आर डी आर बना. ये जो इंटीग्रेशन है क्वाइट इजी है और वी कैन हैंडल दिस. तो इसको अगर हम आगे लिखते हैं तो ये बनेगा, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ, दिस विल बिकम माइनस जी एम अपॉन आर, ये फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म इज माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर इंटीग्रेशन तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2. और अगर हम डायरेक्टली लिखे तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आफ्टर प्लेसिंग द लिमिट्स. अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे और इसके बाद दोनों को एड अप कर देंगे. यू आर सेइंग कि नेगेटिव साइन इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम. कहाँ पर नेगेटिव साइन आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, लेट मी नो. इसके फॉर्मूले में एक नेगेटिव रहता है, मैं आपको री एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ये नेगेटिव को हम लोगों ने परसिस्ट बना के रखा है, और इनसाइड फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एज अ वेक्टर, जब कभी आप फील्ड को वेक्टर लिखते हो तो माइनस आर कैप लिखते हो, क्योंकि आप जानते हो कि फील्ड टूवर्ड द सेंटर होती है, तो आर के अपोजिट होती है. सो ये जो माइनस आर कैप आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और ये जो पहला वाला माइनस है वो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है. अब हम उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, वो माइनस साइन आपको आप अगर प्रॉपरली समझोगे तो फिर वो आपको इशू नहीं बनाएगा, और अगर आपने लूजली समझा है तो फिर आपको इशू जरूर बना देगा. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनको सेटल कर सकते हो. वी कैन टेक माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब एज कॉमन, और बेटर होगा 2r³ कॉमन ले लेते हैं. तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इसके बाद जो ब्रैकेट के इनसाइड का स्टफ है उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन ट्वाइस आर क्यूब इन द ब्रैकेट 3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. इनसाइड में स्क्वायर चल रहा है. डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो, डायमेंशनली जी अपॉन आर जैसी डायमेंशन आनी चाहिए. सो वही जी अपॉन आर जैसी डायमेंशन आ रही है. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या तो ग्राफ के फॉर्म में या फॉर्मूले के फॉर्म में, वो आप बता सकते हो. सो नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला. इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर में माइनस जी अपॉन 2r³ इन द ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है. यानी ये कांस्टेंट नहीं होता है और ना ही जीरो होता है, ये आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. दैट मींस पैराबोलिकली चेंज करता है. तो ऐसा पूछ सकता है थ्योरेटिकली इनसाइड कैसे वैरी करेगा, तो हम बोलेंगे पैराबोलिकली वैरी करेगा. और v आउटसाइड वाज माइनस जी एम बाई आर. हाँ, आउटसाइड का माइनस जी एम बाई आर है, सरफेस का माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है, और इनसाइड का ये फॉर्मूला है. अब आप इसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो आप पाओगे कि ये माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी को बताएगा.
अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कई बार वो आपसे ग्राफ से पूछेगा। यस, वी आर कमिंग टू द ग्राफ। ये स्पेस मैंने ग्राफ के लिए छोड़ा। सिंस ये निगेटिव है तो डाउन साइड प्लॉट करेंगे, तो V इधर रहेगा, V फॉर पोटेंशियल, R फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसके साथ में आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक इनसाइड वाला डेफिनेशन अलग है, एक आउटसाइड वाला डेफिनेशन है। तो 0 और R के बीच का पोर्शन जो है वो इनसाइड को इंडिकेट करेगा। कैपिटल R के आउटसाइड का जो रीजन है वो सेकेंड रीजन आप कह सकते हो, दैट विल बी फॉर आउटसाइड। अब आप कैसे इसको प्लॉट करोगे? आपके पास फॉर्मूला है। इनसाइड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, आउटसाइड का हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं। इनसाइड में पहले हम R को 0 रखेंगे। स्मॉल r को अगर हमने 0 किया तो सेंटर पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सेंटर पॉइंट का सॉलिड स्फीयर पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो उसको हम 0 नहीं कहेंगे, उसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जो लास्ट में आपने एक्सप्रेशन निकाला इसमें स्मॉल r को 0 रखिए और आपको पता चल जाएगा कि इनसाइड के सेंटर पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। सो स्मॉल r को 0 प्लेस करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा -3/2 GM/R आता है। तो जहां भी -3/2 होगा तो उसको हम यहाँ पे बना देंगे, दिस इज -3/2 GM/R। माइनस की वजह से आप डाउन साइड बना रहे हो और 3/2 GM/R यूज कर रहे हो। इसका मतलब है ग्राफ इस पॉइंट से शुरू होगा। तो अगर आपको ऑप्शन में ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट करता है उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, अप साइड से स्टार्ट करता है उसको रिजेक्ट कर दोगे, डाउन साइड से स्टार्ट होना चाहिए और -3/2 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जब आप कैपिटल आर पर आओगे यानी सरफेस पर आओगे तब कितना पोटेंशियल हो जाएगा? तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रख लीजिए। जैसे स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो -GM/R बचेगा सरफेस वाला, और -GM/R की जो वैल्यू होगी इससे बड़ी रहेगी। तो फिर आप पाओगे कि वो इधर आएगा, somewhere there. So that will be -GM/R। ग्राफ नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पर जाएगा। और आउटसाइड वाला ग्राफ आपको पता है, आउटसाइड वाला 1/R है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो ये ऐसा चला जाएगा आउटसाइड। सो फॉर आउटसाइड इट्स गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। नाउ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली वो क्या करेगा, जो इनसाइड वाला है उस पे अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा। कभी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, कभी पैराबोला बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा। तो अपने को समझना है नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट होना है, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना क्या हो सकता है और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। एक तो ऑप्शन ये हो गया स्ट्रेट वाला, दूसरा ऑप्शन हो गया ये ऊपर से, तीसरा ऑप्शन हो गया नीचे से, और फोर्थ के लिए कोई भी हो सकता है। तो हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। आउटसाइड आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आउटसाइड आपने कई सारे ड्रॉ कर रखे हैं। और इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन का पॉइंट, सेंटर पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, सरफेस का पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बीच का पाथ कैसा जाएगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन 1 को फॉलो करेगा, या कर्व्ड सेकेंड वाले को फॉलो करेगा, या कर्व्ड थर्ड वाले को फॉलो करेगा? फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला से भी देख सकते हो। एक सजेशन 1 आ रहा है, एक सजेशन 2 आ रहा है, एक सजेशन 3 आ रहा है। तो ये देखो आपने अलग अलग सजेशन दिया, इसका मतलब ये आपके लिए चैलेंजिंग है। नाउ हाउ टू डिसाइड, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने के लिए आप देखो कि इनसाइड की स्टोरी चल रही है 0 से कैपिटल आर के बीच में। अगर हम इनसाइड पर हैं तो इनसाइड का डेफिनेशन है v इज इक्वल टू -GM/2 कैपिटल R क्यूब इन ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो अपने को ये देखना होगा कि v और स्मॉल r में कैसा रिलेशन है, क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ v और स्मॉल r पे चल रहा है। सो v और स्मॉल r आपस में क्या स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, यानी लीनियर रिलेशन है क्या? तो आप देखोगे नहीं, v की पावर 1 है और r का स्क्वायर है फॉर्मूले में। सो सिंस ये r स्क्वायर है दैट मींस इट हैज टू बी पैराबोला। तो सिंस ये पैराबोला होना है इसका मतलब 1 आंसर नहीं हो सकता है, 1 नहीं होगा, 2 और 3 में से कोई होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा था तो ये बताया था कि अगर प्लस स्क्वायर आता है,
प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस आर स्क्वायर आता है तो ओपनिंग अपवर्ड होता है, और माइनस आता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। तो सेकेंड ओपनिंग डाउनवर्ड को बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि थर्ड ओपनिंग अपवर्ड को बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए कि v के साथ और आर स्क्वायर का जो रिलेशन है, तो आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या आप ये जो एक्सप्रेशन है इनसाइड वाला, उससे ये जज कर सकते हो कि आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है, गुड। क्यों? क्योंकि एक माइनस आउटसाइड है, एक माइनस इनसाइड है, तो जब उसको एक्सपेंड करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिंस ये पॉजिटिव है इसलिए ओपनिंग अपवर्ड जाएगा। तो 2 नहीं हो सकता है क्योंकि वो ओपनिंग डाउनवर्ड है। 1 नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रेट है, पैराबोलिक नहीं है। तो 1 और 2 अपने रिजेक्ट हो गए, बचता कौन सा है, थर्ड। सो थर्ड विल बिकम द राइट आंसर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको फिर से सुनिएगा और इसको जरूर फॉलो कीजिए। सो ये थर्ड जैसा कुछ ऐसा जाएगा। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ में क्या क्या चल रहा है, दिस इज पैराबोला and this is rectangular hyperbola. So कई बार वो नाम लेकर के पूछ सकता है कि कौन कौन से फॉर्म ले रहा है. So you can explain that inside is a opening upward parabola and outside it's a rectangular hyperbola. Okay, हालांकि ये रिकॉर्डेड है, मैं एक बार फिर से क्विकली बोल देता हूँ इन केस यू मिस्ड इट. इनसाइड वाले के लिए आप ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन मैथमेटिकल निकाला है v इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 2r क्यूब, ये सब तो आपको ये देखना होता है कि ग्राफ हमारा v और r के बीच में है, यही दो वेरिएबल्स हैं, तो v और r में क्या रिलेशन है इनसाइड के लिए, ये एक्सप्रेशन बताएगा v का पावर 1 r स्क्वायर के साथ रिलेटेड है. तो ये इक्वेशन कुछ इससे v y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है. सो जब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तो ये पैराबोला बनता है. यहाँ पर x का मतलब स्मॉल r है, v और y का मतलब v है. फिर आप क्या चेक करते हो कि जो हाईएस्ट पावर है, स्क्वायर वाली पावर है, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, और नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होता है. यू नो दैट. सो इसका आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे, एक बाहर माइनस है, एक अंदर माइनस है, मिलकर के प्लस बनाएगा, इसलिए ओपनिंग अपवर्ड है. गुड. अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको एक बार रिवॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. और जब नोट्स बनाएंगे तो देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इश्यू बनने के चांस ज्यादा होते हैं. तो कंपटीशन में वही क्वेश्चन रखता है जहाँ पर चैलेंजिंग होता है, जहाँ पर इश्यू बनने के चांसेस होते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो आपका सॉलिड स्फीयर कंप्लीट हो जाता है इनसाइड आउटसाइड, और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी देख सकते हो. ये डिफरेंशिएबल भी होता है क्योंकि स्मूथ जा रहा है, टर्न नहीं ले रहा है, तो डिफरेंशिएबल भी बोलेंगे इसको. आपने लिखा इन द डेरिवेशन व्हाई डिड यू टेक v आउट एज माइनस जी एम बाई आर. अब v आउटसाइड को हमने माइनस जी एम बाई स्मॉल आर लिया था. आप देखो ना, ये आउटसाइड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है प्रीवियस स्लाइड में. अगर स्क्रीन हमारे साथ चल रहा है तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर इज फॉर आउटसाइड. फॉर आउटसाइड वी कांट टेक कैपिटल आर क्योंकि कैपिटल आर इज फॉर द सरफेस. हाँ, फॉर द सरफेस होगा, फॉर जस्ट आउटसाइड सरफेस होगा, फॉर जस्ट इनसाइड सरफेस होगा. बाकी ज्यादा डिस्टेंसेस के लिए हम स्मॉल आर यूज करेंगे. और इस डेरिवेशन में जो आउटसाइड के लिए हमने यूज किया है, तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, कैपिटल आर तक है. तो ये कैपिटल आर हमने यहाँ पे क्यों लिया, अगर आपका ये डाउट चल रहा है कि यहाँ पर मैंने कैपिटल आर क्यों लिया है, उसकी वजह ये है कि इसको हम इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आएंगे, सरफेस तक लेके आ रहे हैं, तो वो सरफेस का पोटेंशियल है, इसलिए वो कैपिटल आर बन गया है. सो आउटसाइड के लिए वो कैपिटल आर इसलिए बन गया बिकॉज दैट इज अ सरफेस पोटेंशियल. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस पोटेंशियल. आप चीजों को काफी अच्छे से लिंक कर पाओगे अगर आप ये फॉर्मूला समझ जाते हो कि v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर में ई क्या है. क्वेश्चन वो कई बार पूछता है, इस पे जो ई इन्वॉल्व हो रहा है, v इज इक्वल टू, जो v की डेफिनेशन में ई का इन्वॉल्वमेंट है, वो कौन सा ई है, वो उस ई को इंडिकेट कर रहा है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के p के बीच में पाया जाता है. वो किसी एक पॉइंट का नहीं है, वो न्यूमरस पॉइंट्स का ई है. सो
ई आपको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लगाना होता है। अगर आप आउटसाइड हैं तो अप टू आउटसाइड जाएंगे, इनसाइड आ रहे हैं तो पहले आउटसाइड को कवर करेंगे, फिर सरफेस को कवर करेंगे, फिर इनसाइड पहुंचेंगे। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूं जो कि जनरली एग्जाम में पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में। जैसे ऐसा पूछता है कि इफ एट अ पॉइंट E is equal to 0, then at that point, ध्यान से आंसर देना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। So, अगर किसी पॉइंट पर E की वैल्यू आपको 0 क्लेम करता है, then at that point हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, V will be 0, और सेकेंड ऑप्शन है V may be 0, थर्ड ऑप्शन है V will not be 0, डी ऑप्शन है V may be 0, और मे नॉट बी 0, ऐसा लिख देते हैं, वो मे बी 0 तो हो चुका है, मे नॉट बी 0। ये वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है और किसी एक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू 0 मिलती है, तो उस पॉइंट पर हम पोटेंशियल के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल 0 होगा, मे बी 0, मे नॉट बी 0, विल नॉट बी 0, विल बी 0? ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जो आंसर्स आ रहे हैं वो बी एंड डी आ रहे हैं। ओके गुड। सो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे, ये फॉर्मूला आप जानते हो, और अगर किसी एक पॉइंट पे फील्ड 0 है तो ऐसा हो सकता है कि बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 ना हो। तो अगर ऐसा हो सकता है कि बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 ना हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 नहीं भी हो सकता है, और अगर सभी पॉइंट का फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 भी हो सकता है। सो दैट मीन्स पोटेंशियल मे बी 0, मे नॉट बी 0, दोनों पॉसिबल है। तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे कि वो 0 होगा या नहीं होगा। सो व्हेन वी से वी विल बी 0, दैट मींस यू आर क्लेमिंग इट टू बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। और हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट को हम कैंसिल आउट कर देंगे। सेकंड इज पॉसिबिलिटी, यस दैट्स अ फीजिबल पॉसिबिलिटी। थर्ड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, फोर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम फोर्थ को करेक्ट करेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन। और वो इसलिए क्योंकि किसी एक पॉइंट का फील्ड 0 होना गारंटी नहीं कर पाएगा पोटेंशियल के बारे में, और वो डेफिनेशन से आप समझते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फ्लक्स से रिलेटेड है। वी डिस्कस्ड इज, इसको एक बार डिस्कस किया था और उस समय बोला था कि मैं पूछता। कई बार ऐसा पूछता है कि इफ इंटीग्रेशन E डॉट ds is 0, then आपसे पूछ सकता है ऑप्शन ए E is 0, B E is perpendicular to area vector, C E is non-zero, D none. Then we can say, सपोज कर लिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर E डॉट डी एस 0 आता है तो हम क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि E 0 है? क्या हम ये कह सकते हैं कि E परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के? क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि E 0 नहीं है? या फिर हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं?
ओके, आपने आंसर दे दिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्लेम कर सकते हैं। अगर ये गिवन हो तो हम कह सकते हैं, मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या हम ये परपेंडिकुलर क्लेम कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी। क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी। तो इसका आंसर हम लगाएंगे लास्ट ऑप्शन। हम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेशन जीरो है, वो ये सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि फ्लक्स या टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जीरो है। उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, राइट। उसका एक वजह ये हो सकता है कि ई जीरो, उसकी हो सकती है कि मास भी अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर ये कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते कि कौन सा हम इनमें से कुछ भी हो सकता है, हम कुछ क्लेम कर पाएंगे, है ना। और अदरवाइज जरूरी ट्रू है कि अगर इक्वल टू जीरो है तो ये जरूर हो जाएगा। पी करेक्ट है तो ये क्लेम हो जाएगा, बट उसका अपोजिट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर ये total flux zero given है, there can be n number of possibilities. E may be zero, E may be perpendicular to the surface, mass may be missing. So what you can say सकते हो, तो आप बोलोगे कि कुछ भी nothing can be said confirmly. तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी आएगा तो आप इसको none of this लगाएंगे, because nothing can be claimed. वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन भी फ्रीज हो गया ऐसा लग रहा है। एनीवे मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। Okay, is there any improvement now? If it is, we can go ahead. मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली, अगर आपको आवाज इम्प्रूव्ड आ रही है, और अगर लैग इश्यू खत्म हो गया है तो। Is there any improvement? Yeah. So point is कि अगर आपको ये E डॉट डी एस का वैल्यू जीरो दिया है, तो आप बोलेंगे कि हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम सब क्लेम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। इफ E is zero, this implies integration E dot ds zero, but this is not otherwise true. Otherwise ये true नहीं होता है। अगर E is perpendicular to ds, then we can say the same thing, but not otherwise. और ये दो पॉइंट्स हमको याद रखना है, बट दिस इज नॉट बोथ वे ट्रू। दैट मीन्स अगर जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं राइट हैंड साइड गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में नहीं बोल सकते, क्लियर कट नहीं बोल सकते। अगर पॉसिबिलिटी वाली बात करेगा तो बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, या तो ई जीरो होगा, या फिर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या फिर मास मिसिंग होगा। अंडरस्टूड? तो इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा? नन ऑफ दीज। सो दिस वाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन एंड रिलेटेड स्टफ। और पोटेंशियल को आपने डिटेल में डील कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हम लोग ऑलरेडी कभी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कभी पढ़ा था। ऐसा लिखा करते थे, U इज इक्वल टू mgh,
ऊपर जाएंगे तो mgs से बढ़ जाएगा, नीचे आएंगे तो mgs से कम हो जाएगा। माइंड इट कि ये उस केस के लिए था जब हम अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रहते हैं। अभी जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो जनरल फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। उसको कब अप्लाई करेंगे? जो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको हम तब अप्लाई करेंगे जब हाइट बहुत ज्यादा होगी, लाइक रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में होगी। अगर कभी अर्थ के क्लोज चल रहा है, जो आपने एनएलएम में पढ़ा हुआ था या वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हुआ था, वो अभी भी ट्रू है। तो mgh इज ट्रू फॉर दोज केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज टू अर्थ सरफेस। लेकिन जब वो ज्यादा हाइट्स तक जाते हैं तो ये mgh इनवैलिड हो जाता है। और करेक्ट वर्जन अभी आप लर्न करने वाले हो। डिफाइन क्या करते हैं? तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, डेफिनेशन यही होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट्स द डेफिनेशन। इनफैक्ट जब कभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे यही डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन? change in gravitational potential is equal to negative of the work done by gravitational force। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन करते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव वर्जन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और अगर आपको ये समझता है तो फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और हम लोग अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन से जाएं तो पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये भी बताया गया था, दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। माइंड इट कि ये सेकेंड कंक्लूजन हम तब लगाएंगे जब उसको स्लोली मूव कराते हैं, स्लोली मूवमेंट। अगर वो एक्सेलरेटेड केस हो जाएगा तो फिर वो दूसरी स्टोरी बनेगी, वो आप जानते हो। सो कई बार आपसे पूछेगा कि कब हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो वो जब जब काइनेटिक एनर्जी में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है। सो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप जानते हो कि इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू द मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन किया था वर्क डन बाय मास, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप दोनों को मिंगल करा दो तो आपको पता चलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल। सो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मास से मल्टीप्लाई कीजिए। कौन से मास से? जिस मास को आप वहां पर रखते हैं, उस पोटेंशियल पे प्लेस करते हैं। तो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर विल बी मास, सो दोनों का मल्टीपल इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो डेल्टा यू बाई एम भी बोल सकते हो। नाउ इफ वी टेक इनफाइनाइट एज अ रेफरेंस, इफ हाँ एम इज अ मास दैट यू आर मूविंग, उसको टेस्ट मास नाम ना दे करके उसको मास का नाम देंगे, क्योंकि इस मास पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो m is any mass on which we are trying to find how much the potential at that point how much the potential is. So m is simply a mass. टेस्ट मास वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब वो कैंसिल आउट हो जाता है कहीं पर और उसके हमको बाद में जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर हमको स्मॉल m की जरूरत पड़ने वाली है पोटेंशियल को निकालने के लिए। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ इंफिनिटी इज अ रेफरेंस, अगर इंफिनिटी को रेफरेंस बोलते हैं तो v इंफिनिटी कितना होगा? 0, एंड u इंफिनिटी भी 0 होगा। देन वी कैन क्लेम व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल। क्योंकि चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे और इनिशियल आप इनफाइनाइट पकड़ लोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम ये क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हमने इनफाइनाइट को रेफरेंस लिया है तो किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मास इनटू उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। उसके पोटेंशियल का मतलब जिस पॉइंट पर वो रखा गया होगा। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूं मैं। सपोज कर लीजिए, मैं अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से अपने पास पॉइंट P है एंड देयर इज अ सम मास। सो क्या हम ये बोल सकते हैं, कैन वी से
कि इस मास की वजह से इस पी पॉइंट पर एक पोटेंशियल होता है। मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस एम का क्या मीनिंग जा रहा है। So if there's a mass distribution and there's a point, at that point you will find there will be potential. अब अगर इसी पॉइंट P पर आपने एक मास को रख दिया है तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। और तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि U होगा, उसको हम बता सकते हैं कि जो मास और जहां पर ये मास रखा हुआ उसका पोटेंशियल, तो m into v, this will become the gravitational potential energy. So किसी भी मास के होने से एक सिस्टम जो बनता है उसके पास कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए उस मास को यूज करेंगे और रेस्ट मास, बाकी जितना मास होगा उसकी वजह से उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। सो बाकी सारे मास की वजह से पोटेंशियल और इस मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे हम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू फील्ड लिखा करते थे, तो जिस पॉइंट पर हमको फोर्स कैलकुलेट करना होता था मास पर, उस मास को देखते थे किस फील्ड पर रखा गया है, दोनों का प्रोडक्ट हमको फोर्स देता था। एग्जैक्टली सेम तरीके से जिस मास के लिए हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, उस मास को देखेंगे किस पोटेंशियल पर रखा गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। अगर आपको ये समझ में आता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी सिस्टम के लिए। आप लास्ट स्लाइड के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ और आपके जो डाउट्स हैं उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करा देता। आपने बोला कि टेस्ट मास है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इज एम द मास हु इज प्रोड्यूसिंग फील्ड और द वन इन इट? हाँ, स्मॉल एम वो मास है जिस पर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और जो बाकी मास की पोटेंशियल पे रखा गया होगा, और बाकी मास क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। Do we assume that this if not mentioned? इनफाइनाइट पोटेंशियल को रेफरेंस हम एज्यूम करते हैं अगर मेंशन नहीं है तो। If nothing is mentioned, then we will assume that infinity has been considered as a reference. लेकिन अगर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है वो इनफाइनाइट है तो वो डेफिनेटली मेंशन करेगा कि किसको रेफरेंस लेना है, अदरवाइज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। होपफुली कि आपको ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वर्क करता है। जिस तरह से फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं उस तरह से पोटेंशियल को भी करते हैं। जैसे कि और बहुत बेसिक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल, इट सेज फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, जबकि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, और यहाँ पर सिस्टम क्या है? 2 पॉइंट मासेस है। सो लेट्स से अपने पास एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू m1 है, एक दूसरा पॉइंट मास है जिसका वैल्यू m2 है, and let's say they are located at a separation smaller. So this is the system we are interested in finding out the potential energy. How we can find this potential energy? उसके लिए जो अभी आपने लर्न किया उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे समझ, मैं आपको समझाता हूँ। आप एक मिनट के लिए एज्यूम करो कि m2 यहाँ पर नहीं है। If m2 is not available, तो कैन वी से कि देयर इज गोइंग टू बी m1 और m1 की फील्ड और पोटेंशियल रहा होगा। फिर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि m1 की वजह से जो m2 है वहां पर एक पोटेंशियल आ रहा होगा? पोटेंशियल, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो v1 ये m1 की वजह से आ रहा होगा। और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो m2 है, m2 इज लोकेटेड ऑन द पोटेंशियल ऑफ m1। सिमिलरली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि m1 इज लोकेटेड ऑन द पोटेंशियल ऑफ m2। तो एनर्जी निकालने के लिए एक मास बाकी का पोटेंशियल यूज करते हैं। सो वी कैन से कि यहाँ पर v1 अगर निकालना चाहोगे फर्स्ट का पोटेंशियल, तो वो बनेगा -gm1 / r, एंड वी कैन क्लेम
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी कैन से दैट M2 is placed at potential V1, और V1 किसकी वजह से पोटेंशियल है? V1 is potential due to M1. V1 is gravitational potential due to M1. I think that's obvious point. तो फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दिस सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी एक पार्टिकल का नहीं होगा, वो सिस्टम का होगा. This gravitational potential energy of the system is going to be U is equal to M2 into V1. So gravitational potential energy system की हम लिखेंगे the mass and the potential at that location. आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, M1 into potential of 2 at the location of M1. Either of वे लिखोगे तो आपको सेम आंसर मिलने वाला है. थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू बनेगी M2, V1 कितना था? -GM1/R. अगर आप सेकंड से भी कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड द सेम आंसर. सो इट डजंट मैटर कि आप किसका पोटेंशियल लिखते हो और किस पार्टिकल पर यूज करते हो, तो एक पर यूज करना होता है, बाकी सबका पोटेंशियल लिखना होता है. सो अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, U is equal to -GM1/M2 divided by R. So whenever you have 2 point masses located at a particular distance and you are looking for the potential energy, this is going to be the formula for potential energy. अब हम mgh नहीं लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे -GM1/M2 divided by R, जहां पर R उन दो बॉडीज या पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होने वाला है. और ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तब आती है जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है. तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट पॉइंट, नेगेटिव बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड. बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब कभी अट्रैक्टिव फील्ड्स होते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि उनका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए ये स्टोरी बनती है. लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा, व्हाई इज इट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑफ M2? देखो क्या होता है ना, जब हम ग्रेविटेशनल या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो वो सिस्टम की होती है. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है. जैसे कि हम लोग mgh जो लिखा करते थे, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी उसको हम बोलते थे, लेकिन उसमें अर्थ इनहेरेंटली एसोसिएटेड था. अगर आप अर्थ को हटा दोगे तो उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर रहेगी. सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है. काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द पार्टिकल, whereas the potential energy is always of the system. हाँ, अर्थ हमारा बहुत बड़ा होता है, वो उसको हम रेस पे मानते हैं, तो फिर उस समय हम बोल देते हैं कि वो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है. बट टू बी प्रिसाइज इट मस्ट बी स्टेटेड लाइक दैट्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जब कभी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, सो दैट्स ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगी जब कोई ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा. कंजर्वेटिव फोर्स तभी होगा जब कोई कंजर्वेटिव फील्ड होगी. अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फील्ड क्रिएशन कर रहा है. तो जो फील्ड क्रिएशन कर रहा है वो भी पार्ट है, चाहे वो मास हो या चार्ज हो या फिर कोई और स्टोरी हो. अंडरस्टूड? सो जब कभी हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करेंगे तो सिस्टम की यूज करेंगे. आप कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हो, आप इस बेस पे कर सकते हो, इस बेस पे कर सकते हो, चलता है. Why not add them? Add what? अगर आप ऐड करोगे तो वो सिस्टम में ट्वाइस काउंटिंग हो जाएगी.
अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपने एक तरफ से निकाला एनर्जी टोटल, फिर दूसरे से टोटल निकाला, दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ द टोटल हो जाएगा। और अपने को ट्वाइस ऑफ द टोटल नहीं चाहिए, अपने को सिस्टम का सिंगल चाहिए। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप देखोगे मॉड्यूल में भी दिया गया होगा फॉर्मूला, पहले हम सभी का निकाल लेते हैं, बाई 2 कर देते हैं। तो जब हम सभी का निकालेंगे, बाई 2 करेंगे, तो आप जानोगे कि डबल डबल काउंटिंग हुई होगी। 2 करने से वो सिंगल काउंटिंग हो जाती है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास ज्यादा है तो। सो हम एक का पोटेंशियल, एक लोकेशन पे पोटेंशियल, बाकी उस लोकेशन के मास को पता करते हैं। जब हम पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो सारे मास को काउंट कर रहे होते हैं, इसलिए वो सिस्टम का पार्ट होता है। हाँ, हम लोग मल्टी पॉइंट पे जा रहे हैं, अभी मल्टी पॉइंट पे जाएंगे तो आपको और समझेगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने एक और पॉइंट लिखा था, इफ वी पुट gm by r square as g then we will get mg। हाँ, वो आप कर सकते हो। फिर आप एक अर्थ ले लो, दूसरा पार्टिकल ले लो, तो यहाँ से वो mgh वाला हम ड्राइव कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत जनरल स्टोरी पढ़ रहे हैं, mgh इसका एक छोटा सा वर्जन था। तो आपने क्या समझा अभी तक, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये समझा कि अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन है तो उस सिस्टम की एनर्जी आपको पता चल जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और सिंपल एग्जांपल से बढ़ते हैं आगे। एग्जाम में भी पूछा गया और सिंपली पूछता है। लेट्स से अपने पास एक अरेंजमेंट है पॉइंट मासेस का, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल पर है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड या फिर एज जो भी बोलो वो एल है। तो ये एक सिस्टम ऑफ मासेस है, और हर सिस्टम की एनर्जी होती है, तो इसके पास भी एनर्जी होगी। तो आपसे पूछेगा फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। सो इस गिवन सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आपने समझा होगा, नोट्स बनाया है, और जो भी है उसके बेसिस पर आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। सभी पॉइंट मासेस mm है, और इनके बीच का सेपरेशन L दिया गया है। इस बार 3 पॉइंट मासेस हैं इंस्टेड ऑफ 2। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है, वो एड अप कर जाती है, तो उसको हम एड अप कर देंगे। एक आंसर आया -3gm²/r। Okay, let's wait what other says. Three gm²/r. It should be minus because attractive, so it's going to be minus. So आप एक काम कर सकते हो, किसी एक मास को पकड़ो, बाकी सबकी वजह से आप पोटेंशियल निकालो और उस मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। सो आप लोगों ने ट्राई कर लिया और कुछ आंसर्स भी दे रहे हैं। सोल्यूशन कैसे सोल्व करते हैं आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये जो मास है कॉर्नर वाला, इस पर पोटेंशियल निकाल लीजिए बाकी की वजह से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। इस पॉइंट पर अगर हमको सभी की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़े तो फर्स्ट की वजह से आएगा, सेकेंड को आप फर्स्ट कॉल कर लीजिए, इसको सेकेंड कॉल कर लीजिए, तो इसको आप V1 + V2 बोलेंगे। अच्छा, इस पर ओके, थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा जो अभी तक बोला है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट सिस्टम में वापस आता हूँ और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कुछ करेक्शन हुआ है तो इस पे हो जाएगा। जब हमारे पास 2 पॉइंट सिस्टम था तो हमने इस तरह से निकाला था। अगर हमारे पास मल्टीपल आएंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीपल अगर हमारे पास आएंगे तो हमने को क्या करना होगा कि अपने को सभी की वजह से पोटेंशियल, और ये जो मैंने अभी यूज किया कि एक मास यूज कीजिए, बाकी का पोटेंशियल निकालिए, तो ये 2 पॉइंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। मल्टीपल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को फॉलो, अगर अपने पास ये एक सिस्टम है तो इस सिस्टम की एनर्जी इस फॉर्मूले से गवर्न होती है। वॉइस इज ब्रेकिंग।
मैं फिर से बोल देता हूँ कि एक 2 पॉइंट मासेस की जो एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूले से गवर्न होती है। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि हमारे पास कितने कितने 2 पॉइंट सिस्टम है। सो आप बोलोगे कि एक ये 2 पॉइंट सिस्टम है, देयर इज अनदर पॉइंट सिस्टम, देयर इज अनदर पॉइंट सिस्टम। कैन वी थिंक ऑफ कि हमारे पास 3 पॉइंट सिस्टम हो गए और हर एक पॉइंट सिस्टम की एनर्जी हमको तीनों की हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर आप इसको नाम 1 देते हो तो लेट्स से ये 1 सिस्टम है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -Gm डिवाइड बाई L विच इज -Gm² बाई L। देन यू से कि हमारे पास लेट्स से कि एक दूसरा सिस्टम ये है। सो U2 कितना बनेगा, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी -Gm डिवाइड बाई L, दैट इज -Gm² बाई L। देन यू कैन थिंक ऑफ कि अपने पास एक थर्ड सिस्टम है और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -Gm डिवाइड बाई L, दैट इज -Gm²बाई L। सो इस पॉइंट मासेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी, फिर उनको एड अप कर देते हैं। जब इनको एड अप करेंगे तो अपने को टोटल एनर्जी ये पता चलेगी कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। और इसके बाद एक इनहेरेंट पॉइंट आएगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप में से कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अच्छा, इनको तीनों को अगर आप एड अप करोगे तो ये बनेगा -3 टाइम्स Gm² डिवाइड बाई L। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -3Gm²बाई L। ओके, तो जब हम 2 पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं तो उसके लिए -Gm1m2/r एनर्जी बनती है। फिर 2 पॉइंट सिस्टम हम बना देते हैं, जितना भी आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा अलग अलग, और सभी की एनर्जीज को एड अप कर देंगे, टोटल मिल जाएगा। जो करेक्शन वाला पॉइंट है वो मैं फिर से बोल देता हूँ। अगर हमने एक पॉइंट को पकड़ा और बाकी सब की वजह से पोटेंशियल निकाला तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन वो किनके किनके बीच का होगा, जिस मास को लिया गया उसका बाकी सारे मास के रिस्पेक्ट में होगा। और जब हम इस तरह से निकालते हैं तो सभी का एक दूसरे से इंटरेक्शन का होता है। सो दैट मीन्स दिस इज द टोटल। अगर आप केवल M1 को पकड़ोगे तो इसमें M2 और M3 का भी इंटरेक्शन अपने को चाहिए। सो अल्टीमेटली पॉइंट इज कि आप इंडिविजुअल पेयर्स को पकड़िए, हर पेयर की एनर्जी लिखिए, एनर्जी लिख करके एड अप कर दीजिए, आपको टोटल आंसर मिलता है। सो दैट्स गोइंग टू बी -3Gm²बाई L। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अगर अभी डाउट परसिस्ट कर रहा है तो आपको बोल देने का। सो पॉइंट इज कि अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बना था जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा, -Gm1m2/r। इसी को यूज करते हैं और हम किसी भी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स का बता सकते हैं। जनरली वो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स का पूछता है। अगला क्वेश्चन, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो अगला का आंसर आप दे सकते हैं। ये लेट्स से M, another is M, another is M, another is M। पेयर ऑफ पार्टिकल्स आपको आइडेंटिफाई करना होता है, स्क्वायर पर रखे हुए हैं, और आपसे पूछता है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मींस सभी का चाहिए, इसलिए पेयर पेयर पकड़ करके हम आंसर देते हैं। सोल्यूशन बताने से पहले मैं पॉज करता हूँ और आपको इसका आंसर देना। सभी M मास के हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे पॉइंट मासेस को रखा गया। आप पहले इसको ट्राई कीजिए और उसके बाद डाउट रहता है तो मैं जरूर बोलता। -4Gm²बाई L। एक आंसर सजेस्ट किया गया। ओके, सिंस टाइम इज रनिंग तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। आप पेयर देखेंगे, आपको ये देखना होगा कितने पेयर बनने वाले हैं और फिर उसी हिसाब से काम करेंगे। सो एक ये पेयर दिखेगा आपको, एक ये पेयर दिखेगा, एक ये पेयर दिखेगा, एक ये पेयर दिखेगा।
इस तरह से 4 पेयर दिखेंगे। और उसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखते हो, देख 5th पेयर भी दिखेगा, एक 6th। टोटल पेयर्स कितने बनने वाले? 6। आप इसको याद रख लीजिए, नंबर ऑफ पेयर्स अगर आपको कभी बनाना हो तो ये NC2 कर देते हैं, जो कि n(n-1/2). तो पहले ये पता कर लेंगे कितने पेयर्स बनने वाले हैं। n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो ये बनेगा 4। n को 4 रख लीजिए, so that will become basically 4 into 4 minus 1/2, that's 4 into 3/2, that is 6। so total 6 पेयर बनेंगे। सिंस 6 पेयर बनेंगे तो आपको 6 एनर्जीज मिलेंगी, उन 6 एनर्जीज को ऐड करना है। तो 6 एनर्जीज को ऐड करने के लिए फिर कैसे सॉल्व करते हैं? फिर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि एल सेपरेशन पर कितने पेयर बनेंगे। सो एल सेपरेशन पर जो पेयर बनेंगे वो 4 पेयर बनने वाले हैं। एल सेपरेशन पर 4 पेयर आएंगे, क्योंकि एक साइड पर एक बनेगा, हर साइड पर एक बनेगा, तो 4 साइड्स हो जाएंगे। सो इसकी जो टोटल एनर्जी है उसको अगर U1 लिखते हैं तो 4 टाइम्स सिंगल की लिखेंगे, -GMM डिवाइड बाई L, विच इज बेसिकली -4GM² डिवाइड बाई L। So that is energy for all those pairs which are at a separation L. Then after next separation कौन आएगा? जो diagonal होगा। 4 हो चुके हैं, 2 diagonal होंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो अगला जो आएगा वो L√2 पर आएगा। ऐसे 2 पेयर्स होंगे, उसकी टोटल एनर्जी के लिए एक की निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा GMM डिवाइड बाई L√2। दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू -2GM² डिवाइड बाई L√2। बाकी आप समझदार हैं, टोटल एनर्जी के लिए इसको ऐड कर देंगे तो U will become U1 plus U2. This is going to be equal to summation of them, so you can sum them up like this, -GM² by L। आप चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से +√2 बचेगा, so 4 + √2 आपका आंसर हो जाएगा। Are you getting this? कि जब भी बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे तो अपने को नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई करना है, फिर हर पेयर की करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। जितने आइडेंटिकल होंगे उनको एक साथ कर लेंगे, जो अलग अलग होंगे उनको ऐड अप कर देंगे बाद में, और अपना आंसर आ जाएगा। ओके इसके बाद हमको एक होमवर्क दे देते हैं, और ये आपको इसी बेसिस पे ट्राई करना है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of, yeah, I'm just coming there, of a system of 8 point masses each of m located at the corners of a cube of side L। So आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है जिसमें एक क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, और उन 8 कॉर्नर्स पर m मास को रखा गया है, क्यूब का साइड लेंथ L दिया गया है, उसकी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दैट्स अ होमवर्क प्रॉब्लम। और प्रीवियस स्लाइड आपके पास ये है, आप प्रीवियस स्लाइड देखना चाह रहे थे तो यहाँ पर है, वहां पर भी नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट कीजिए, कितने पेयर बनेंगे, हर पेयर के लिए एनर्जी निकालिए, और इसके बाद उन सबको ऐड अप कर दीजिए तो टोटल आंसर आ जाएगा। गुड। सो ये होमवर्क आप नोट कर लेना, मैं इसको PDF आपको भेज दूंगा। तो इस होमवर्क को आपको ट्राई करना है, प्रॉपरली ट्राई करना है, केयरफुली सारे लिखने हैं टर्म्स, और इसके बाद अपना आंसर देना। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला ये n(n-1/2) आप यूज कर सकते हो, जहां पर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये मैथमेटिकल होता है, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ेंगे कभी। सो n को यूज करके बता सकते हो। यहाँ पर n कितना रखना है?
यहाँ पर आपको n की वैल्यू जो रखनी है वो 8 रखनी है, तो 8 को यूज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पता चल जाएंगे। तो क्यूब केस में कितना पेयर बनेगा, आप 28 बोल रहे हो, सो चेक कर सकते हो इस पे, n की वैल्यू को 8 रख लीजिए, 8 इंटू 7/2 28 हो जाएगा। तो 28 पोटेंशियल एनर्जीज को लिखना है, फिर उनको एडअप करना है। आपने एक आंसर सजेस्ट किया है, सीम्स टू बी करेक्ट। एक L√2 है, L√3 है और L है, 12 इधर है, 12 इधर, 4 है, या फाइन। सो दैट सीम्स टू बी फाइन। और इसको बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने क्या समझा, जनरली वो पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडीज में पूछेगा, तो एक का पोटेंशियल एक का मास यूज कर लेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो पेयर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और पता कर लेंगे। इसके बाद जनरली ये फॉर्मूला पूछ लेता है, तो वो दोनों फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, और चाहेंगे तो उनका डेरिवेशन भी कर लेंगे। और फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आप कभी भी निकाल पाएंगे, क्योंकि आप पोटेंशियल निकाल पाते हैं। नाउ सपोज कर लीजिए आपसे बोलता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, मास m, रेडियस r। सो अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास और रेडियस आपको पता है, तो क्या इसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो इसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स हैं, और हर पेयर ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग जानते हैं -gm1m2/r होती है। तो अगर इनके सभी पार्टिकल्स को ऐड अप करेंगे, अभी जो आप क्यूब वाला करने वाले हो, तो 8 पार्टिकल को ऐड कर रहे हो, स्फीयर पे जाओगे तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स हैं, और उसके लिए भी हम -gm1m2/r लगा सकते हैं, और वहां से भी इसका एक आंसर आएगा जो कि नॉन जीरो आएगा। तो इसलिए आपसे पूछेगा कि बताइए कि कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होने वाला है ना। लॉजिकली आपको भी समझ आ रहा होगा, कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम M1 M2, ये जो फॉर्मूला है जो अभी आपने लर्न किया है दो पार्टिकल्स वाला, वो इस पे नहीं लगा पाएंगे प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बट एक पॉइंट तो गारंटीड है कि उससे इसका एज पर कॉन्सेप्ट उसको लगा करके आंसर निकाला जा सकता है। तो एक आंसर आने वाला है, कितना आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्फीयर की अपनी खुद की एनर्जी है, तो इसको सेल्फ एनर्जी नाम दिया जाता है। और इसका जो आंसर आता है दैट्स कम आउट टू बी -G टोटल मास का स्क्वायर बाई 2r। अब चाहेंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला केवल दे दिया। और आप कोशिश करिए घर में, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंक करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास स्पेयर टाइम हो तभी ट्राई करना, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल, जो कि यूनिफॉर्म है, m मास है, r रेडियस है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ये आता है। इसको सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, इसकी खुद की एनर्जी रहती है, और ये खुद के पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन या इंटरेक्शन से आता है। और एक दूसरा भी है जो कि हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। जब आप सॉलिड स्फीयर की बात करते हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और उनके बीच की सेपरेशंस भी अलग अलग होंगी। अगेन इस बेसिक मेथड से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली इसके पास एनर्जी होगी। उसका भी एक फॉर्मूला आता है, आफ्टर कैलकुलेशन -3 G M² ये फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम में उन्होंने पूछा भी है कि बताइए कितना सेल्फ एनर्जी होती है और बताइए कितना एनर्जी होती है सॉलिड स्फीयर की, तो हम बोलेंगे दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन और अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सो अब ये कैसा है, इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ही कर पाएंगे, बिकॉज टाइम इज अप, और इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि नए पॉइंट्स भी होंगे। सो और उसको समझाने से हम लोग और भी बॉडीज के ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया करेंगे जब कभी आपसे पूछेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए आपको इनको एज ए स्टैंडर्ड याद भी रखना है। अंडरस्टूड? सो ये पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरी हो गया। और
चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एज ए क्लास क्वेश्चन। मेरे को ये समझ में आएगा कि आपने कितना समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को, और एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन पॉपुलर भी रहते हैं। लेट्स से आपसे बोलता है कि अपने पास एक रिंग है, इट विल टेक हार्डली 2-3 minutes और इट शुड टेक नॉट मोर देन दैट। और एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास जो है एम है, इसका भी मास एम है, इसकी रेडियस आर है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी आपको गिवन है, ये √3r है। आपसे पूछता है कि सेल्फ एनर्जी को इग्नोर कर देना है, रिंग की सेल्फ एनर्जी को इग्नोर कर देना है, और आपसे पूछता है कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग एंड पॉइंट मास। सो रिंग और पॉइंट मास का एक सिस्टम है, और इसकी वजह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, और इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन में से एक चूज करना होगा। आप अपना आंसर निकाल सकते हो और शेयर कर सकते हो। Can be applied center of mass in gravitational potential energy. Well, not we should not go like that. जो हम लोगों ने लर्न किया उसी के बेसिस पे ही चलेंगे, और जनरलाइज करना कई बार डेंजरस हो जाता है। gm² / √r² + 3 gm² / 2r चलेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, कुछ पॉइंट और भी क्लियर हो जाएंगे और आगे के लिए काम भी आएगा। देखो, ये 2 बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अगर इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो अपने को क्या करना होगा कि इस मास पर इस रिंग की वजह से क्या पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप एक काम कीजिए, ये मास की वजह से रिंग पर कितना पोटेंशियल है वो निकाल लीजिए और रिंग के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों के इंटरेक्शन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पता चल जाएगा। और क्या हम इस रिंग की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल आने वाला है, रिंग का पोटेंशियल, वो हमको पता रहता है? बिल्कुल पता रहता है। तो हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी, इंटरेक्शन की होगी, इन दोनों की, रिंग और पॉइंट मास के इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो m इंटू दिस ये पोटेंशियल ऑफ रिंग के बराबर हो जाएगा। अच्छा, रिंग का पोटेंशियल कितना होता है वो आपको पता होगा, ये हम लोगों ने बात कर रखी थी, -g मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए √r² + x² होता है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है √3r दी गई है, तो उसको हम प्लेस कर देंगे तो ये बनेगा m इन द ब्रैकेट -g कैपिटल M डिवाइड बाय √r² + √3r का होल स्क्वायर। अगर इतना अपने को समझ में आ रहा है तो काम आगे बढ़ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। So that's going to be -g capital M का स्क्वायर डिवाइड बाय डाउनसाइड। डाउनसाइड इज गोइंग टू बी √3² दैट इज 3r² + 4r², तो ये 4r² हो जाएगा। So final answer will become -g m² डिवाइड बाय 2r। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन इस तरह से भी दिया गया होगा, इसको आपको आंसर बना देना है। फाइनल आंसर जो आपने बोला है वो -gm² / 2r के बराबर है। स्क्रीन में थोड़ा सा लैग है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सो जब कभी इंटरेक्शनल एनर्जी बोला जाए तो आप इस तरह से उसको बता सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अपना काम हो जाएगा। और ये इस तरह के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो आप इजीली बता सकते हो।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और इस पे आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न किए, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल और वर्क में रिलेशंस क्या चलते हैं। इसको आप सही से नोट्स बनाइए, फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, केपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।